सुरेंद्र कोहली, ये मर्डर करने के बाद रेप करता था। अच्छा, मतलब डेड बॉडी के साथ रेप करता था। पंढेर जो है लड़कियां बुलाता था और लड़कियों के साथ रात गुजारता था, और ये पायल भी वो इसीलिए बुलाता था। जब बरी कर रहा था हाईकोर्ट तब बोला था कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के जो बेसिक रूल्स थे उसका बेशर्मी से उल्लंघन किया। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट था कोहली के लिए था, एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर फंसाने की साजिश रची। ये हाईकोर्ट का स्टेटमेंट, इसलिए मैंने जिक्र किया। जितना असामान्य, मतलब उसके चेहरे का भाव कोई परिवर्तित ही नहीं रहता होता था, बिल्कुल सपाट चेहरा। चाहे उसको आप पीट लो, चाहे उसको खुशी की बात दिखाओ, चाहे उसको मतलब कुछ भी, हमने हर तरह से, हर स्तर से उससे पूछताछ, हर एंगल से पूछताछ करी। कभी कभी झुंझलाहट में 3rd डिग्री पे भी हम ले आते थे, लेकिन उसके चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं आता था। दो 2006 की बात है, जगह नोएडा का निठारी गांव। वहां से 19 लड़कियां गायब होती हैं। जब उसमें जांच होती तो पता चलता है कि कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या करके नर पिशाचों ने उसे खाया, जो उनकी बॉडी थी। ऐसे जो आरोप लगते हैं, मामले में आगे जांच होती है, FIR दर्ज होती है, मामला कोर्ट भी पहुंचता है। लेकिन उससे पहले 2 मुख्य आरोपी मनोंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली, 2 की गिरफ्तारी होती है। 17 साल 38 गवाह 439 दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया इस मामले में। हालांकि इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो दोषी कौन है, अब तक पता नहीं चल पाया इस मामले में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण में आए हैं डिप्टी SP रहे हैं गजेंद्र सिंह। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये पूरा मामला बार बार यही कहा जा रहा है, पीड़ित जो हैं, जो बच्चे गायब हुए, उनके माता पिता भी यही कह रहे हैं कि अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो दोषी कौन है, क्योंकि ये सवाल पूरे देश भर में पूछा जा रहा है। देखो, इसकी प्रारंभिक जो इंटरोगेशन टीम बनी थी उसमें मैं था, मेरे साथ एक सुरेंद्र पाल सिंह थे, हम 2 लोग थे, और एक देवेंद्र सिंह थे, हमारे साथ कुछ सिपाही थे। पूरा इंटरोगेशन इनका शुरुआत से हमने किया है, और उस हमारे इंटरोगेशन को ही हमने FSL में दिया था जब हम इनका नर्को टेस्ट कराने गए थे। उसका जो इंटरोगेशन में पूरा, इसमें जो मर्डर हुए सुरेंद्र कोहली द्वारा किए गए थे। सबसे पहले नंदलाल, एक लड़की थी पायल, वो गायब हुई थी। उसके पिताजी का नाम था नंदलाल। नंदलाल मई या जून के महीने में SSP थे श्री RKS राठौर साहब नोएडा में, उनके ऑफिस में आए थे कि साहब मेरी बेटी D5 से गायब हो गई है, ये एप्लीकेशन लेके। एक उनके साथ कोई लोकल पत्रकार भी थे, तो उस राठौर साहब ने मुझे बुलवाया था और कहा था कि भाई देखो, इनकी बात सुनो और इनकी मदद करनी है। मैं तब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में था, SIS कहते हैं, सेक्शन में था, तो उसमें और भी थे मेरे साथी। उसमें हमने पूछताछ करी तो नंदलाल ने बताया था कि साहब, डेट मुझे याद नहीं, फलां तारीख को ये पायल D5 के निवासी मनोंदर सिंह पंडे ने बुलाई थी, और आज तक मेरी लड़की मिल नहीं रही है। ये कई महीने हो गए थे इस बात को। ठीक है। और मैं कई थानों में गया हूँ लिखाने, मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही। तो पर मनोंदर सिंह पंडेर का, लड़की का, हमने मोबाइल लिया, बातचीत की। मनोंदर सिंह पंडेर तब फरीदाबाद में थे जब हमने उनको बुलवाया पहली बार। मनोंदर सिंह पंडेर का कहना था कि मैं जिस दिन ये बता रहे हैं कि बड़ी पायल जो लड़की थी हमारे D5 में आई, उस दिन तो मैं चंडीगढ़ था ही नहीं यहाँ। और इस बात को हमने तस्दीक किया तो ये बात सही पाई गई कि मनोंदर सिंह पंडेर के फादर की शायद उनकी डेथ हुई थी, तो मनोंदर सिंह पंडेर अपने वहाँ पर एक गाड़ी से गया था, तो गाड़ी यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ तक की उसने अपनी पर्चियाँ दी थी टोल टैक्स की, और उसके हमने वो भी दिखवाए थे कैमरा विजुअल्स। ये बात सही थी कि वो गाड़ी वहाँ गई थी, लेकिन फिर चंडीगढ़ भी तस्दीक कराया था और उसका लोकेशन भी दिखवाया था मोबाइल का, तो चंडीगढ़ ही था और उसके पिताजी के बीमार थे और तब डेथ हुई थी। अच्छा।
तो वो नहीं था ये बात हमें। फिर हमने मनिंदर सिंह पंढेर से कहा कि तुम अपने नौकर को बुलाओ, तो सुरेंद्र कोहली को सबसे पहले हमने एसएसपी ऑफिस में, एसआईएस के ऑफिस में बुलवाया था। ठीक है। लेकिन उससे 4-5 घंटे पूछताछ की, वो यही कहता रहा था कि मेरे पास नहीं आई है, मेरे पास आई नहीं है। और पूछताछ में यही पता लगा कि उसकी शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। और जब एक उसकी लड़की का फिर हमने कॉल डिटेल निकलवाई पायल की, तो वो लड़की बम्बई में किसी नंबर से बात करती थी, कोई सहानी लड़का था। उसके दिन में 50-50, 100-100 SMS आना जाना था। 6 महीने के रिकॉर्ड निकलवाया था। तो मैंने एसएसपी साहब से कहा कि साहब इसमें मुकदमा दर्ज करा के इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ये लड़की ऐसे पता नहीं लग रही। वो एसएसपी साहब ने आदेश कर दिया सेक्टर 20 के लिए, लेकिन वो मुकदमा लिखा नहीं गया था। जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो वो नंदलाल हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुकदमा लिखा गया। उस मुकदमे की विवेचना कर रहे थे श्री दिनेश यादव। अच्छा। वो सीओ थे, डिप्टी एसपी थे, सेक्टर 20 उनके अंडर में आता था थाना। उसकी विवेचना हो रही थी, हम लोग ऐसे में कोई मतलब नहीं। इसी दौरान एक बच्चे का अपहरण हो गया सेक्टर 15 से। अच्छा। एक अनंत नाम का बच्चा था, बड़ा सनसनीखेज अपहरण हुआ था, दिन में ही हो गया था, सवेरे 9 बजे के लगभग। वो क्या था, वो थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे? एक बच्चा, एडोब जो कंपनी है, इनके सीईओ थे शायद, उनका बच्चा था छोटा सा, 5-6 साल का होगा। उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के उसका अपहरण हो गया था। अब क्योंकि बड़ी कंपनी के सीईओ थे तो इस शासन तक बात गई और सब लोग वहाँ हुए, तो उस टीम में मुझे राठौर साहब ने लगा लिया था कि भाई ये पहले बच्चा, मैं एसआईएस में था, अपने व्यक्तिगत कारणों से एसआईएस में था। बोले ठीक है, तुम इसको ये बच्चा मिल जाए फिर कर देंगे। मैं ठीक सर। तो वो 2-3 दिन में बच्चा वापस आ गया था। फिरौती जो गई थी वो भी पैसे रिकवर हो गए थे। तो राठौर साहब ने, फिर मैं उनके सामने रिक्वेस्ट की सर मुझे वहीं कर दें, मेरे व्यक्तिगत कुछ समस्या है। तो राठौर साहब ने कहा नहीं, शाम को मीटिंग है, मीटिंग में आओ बंगले पे, फिर देखेंगे। बंगले पे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ज़िले के सभी थाना प्रभारी थे और क्षेत्राधिकारी थे, एसपी सिटी थे और एसपी आरए भी शायद थे, क्या शायद नहीं थे, पक्का याद नहीं। एसपी सिटी थे, एसपी सिटी क्योंकि वो हमारे मेरठ में वो भी साथ रहे थे, इसलिए हमारे उनके अच्छे समझ, इसलिए मुझे याद है कि वो थे। मैं अकेला था जो थाने पर नहीं था, बाकी सब थाना प्रभारी थे। अब वहाँ राठौर साहब ने ये प्रस्ताव रखा मीटिंग में कि भाई पुलिस पे ये आरोप लग रहा है कि पैसे वाले का और प्रभावशाली आदमी का बच्चा अपहरण हो गया और पुलिस ने 3 दिन में बरामद किया। ये तो रोज़ आए दिन लगता भी रहता है। और निठारी से गरीब आदमियों के बच्चे गायब हो गए 15-16, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही है। तो अब इस पे टीम लगेगी, काम करेगी, बच्चे कौन इसको अपने हाथ में कर लेगा, उसी टीम बनाएंगे। तो कोई तैयार हुआ नहीं। जब उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया तो मैं खड़ा हो गया, मैं सर मैं करूँगा इसको। तो बोले अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम खड़े हो गए, तुमने ये इनिशिएटिव लिया, चलो एक बार और सोच लो। फिर 15 मिनट बाद फिर बात, 1 घंटे के लगभग मीटिंग हो गई थी, उन्होंने 15 मिनट का ब्रेक दिया, फिर बोले 15 मिनट बाद फिर बात करेंगे। तो जो एक अधिकारी आए, बोले काहे के लिए तुम बिजली का तार पकड़ रहे हो? मैंने सर बिजली का तार कैसे, कि इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना, नुकसान ही होगा, ये बहुत वैसा केस हो रहा, समझ में नहीं आ रही। मैंने सर नेक नीति से काम करेंगे, हो जाएगा नुकसान तो देखी जाएगी। तो बोले ठीक है। फिर वो मेरे साथ एक मेरे कोलीग थे, वो यहाँ थाना प्रभारी थे, उन्होंने थाना छोड़ दिया, बोले मैं भी हम दोनों करेंगे। सुरेंद्र पाल सिंह नाम था उनका, यहीं रह रहे नोएडा में आजकल। अच्छा। तो हमसे पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए संसाधन। मैंने कहा हमें एक गाड़ी दे दो, 4-5 सिपाही दे दो अच्छे से जो हमारे साथ लगे रहें। वो उन्होंने दे दिया। हम लगे तो फिर पूरे ज़िले ने काम शुरू कर दिया उस पर। हम सोचते थे, हमने बैठ के विचार किया तो लगता था कि ये छोटे छोटे बच्चे, कहीं ऐसा तो नहीं है। 2 संभावनाएं दिखती थी कि या तो कोई ऐसा गैंग है जो इनसे भीख मंगवाता है,
या कोई ऐसा गैंग है जी बच्चियों से गलत धंधे में धकेलने के लिए ले जा रहा है। दो बात और कोई मतलब जो घटना प्रकार मतलब खुली वर्कआउट हुई, ये तो हमारी सोच से ऊपर की बात थी। इन्हीं 2 लाइनों पे हम लोग काम कर रहे थे। श्री अरुण कुमार साहब जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई थे। मैं उनके साथ 3-4 बार रहा, यूपी कैडर के थे। मैंने उनसे कहा सर मैंने अखबार में पढ़ा था कि सीबीआई राजस्थान में एक लेडी या एक लेडी और उसकी बेटी की जांच कर रही है। वो भी शायद लड़कियां गायब थीं 2। तो मैंने कहा सर आप कर रहे हो, हमें थोड़ी मदद कर दो। बोले आ जाओ। हम उन्हीं के पास गए ऑफिस में, तो उन्होंने हमें काफ़ी डाटा दिलवाया अपने डीआईजी साहब से। हमने उसको भी देखा। उसमें प्रकाश में आया कि साहब एक जात एक शेड्यूल ट्राइब्स टाइप के लोग हैं, कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब नहीं क्रिमिनल ट्राइब है, जो आगरा के जो भारत क्या नाम है राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर रहती है। अच्छा। उनके बारे में ये था कि वो लड़कियों को चुरा लेते हैं, बड़ा करते हैं और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं। तो इंजेक्शन दे के नहीं हाँ। ये नहीं पता था कैसे लड़कियों को चुरा लेते हैं, ये पता लगा था कि और फिर उनको बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं। अच्छा। फिर प्रोस्टिट्यूशन रखे। समझ गया। तो हमने उस पर भी काम शुरू किया। इसी दौरान जो सर्विलांस में काम कर रहे थे उनको उस लड़की वो जो लड़की गायब थी पायल, उसका मोबाइल नंबर था, उसका मोबाइल की लोकेशन मिल गई। वो मोबाइल में एक जो नंबर चला था वो पंडेर के नौकर का था, सुरेंद्र कोहली का। अब ये बात हुई तो हम इधर उधर गए थे ट्राइब्स के बारे में जानकारी करने, यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे। खबर में जल्दी लौटा, हम लोग वापस आए। बहुत हमने दिल्ली के बड़े बड़े रेलवे स्टेशंस और बड़े बड़े चौराहे जहाँ बच्चे भीख मांगते हैं वहाँ पे भी काफ़ी देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चे शाम को जाते कहाँ हैं। लेकिन वो सब पूरी कसरत बेकार रही। और जब मिल गया तो फिर पंडेर को बुलाया गया, हम लोग भी आ गए वापस। तब पता लगा कि वो कोहली तो अपने गांव गया है। अच्छा। और गांव उसका अल्मोड़ा में कहीं रिमोट में था, अल्मोड़ा ज़िले में, और वो किसी ने देखा नहीं था। एक कोई मैनेजर था इसका, उसने शायद गांव देखा था। तो उसको बुलाने के लिए पंडेर ने अपनी गाड़ी भेजी, मैनेजर भेजा। और हम लोगों को लग रहा था कि इतनी जल्दी ऐसा ना हो वहाँ से स्लिप हो जाए। तब तक बच्चों की कोई नहीं थी पता, सिर्फ वो लड़की की तलाश थी, बच्चों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। पायल की तलाश में उसको बुलाया गया था। अब जब ये गए तो अल्मोड़ा जाने से पहले चढ़ाई शुरू होती है रामनगर से। रामनगर में जब ये पहुँचे तो बरसात हो गई, जाड़े का दिन था। वहाँ पुलिस ने रोक दिया कि भाई नहीं, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। वहाँ से फ़ोन किया कि ऐसी बात है। हम लोगों को 1-1 घंटा भारी पड़ रहा था और गाड़ी रुक गई। फिर खैर वो दूसरे दिन उसको ले आए। मतलब सुरेंद्र कोहली को पुलिस के सामने पंडेर की सहायता से ही लाया गया। ये पंडेर इसमें मुलव्विस होता तो भगा देता, नेपाल भाग जा, कहीं भाग जा, क्यों पकड़वाता। फिर वो इंट्रोगेशन के लिए हमें दे दिए गए। 2 दिन तो उसने बेकारी कर दिए, मतलब किसी तरह भी वो अपनी बात खोलने को तैयार नहीं था। फिर वो रिक्शे वाला पकड़ा गया जिसके पास वो मोबाइल मिला था। वो मोबाइल रिक्शे वाला आया, ये इसका मोबाइल जिसमें इसका सिम पड़ा था वो मोबाइल एक रिक्शे में छूट गया था। ओके। वो रिक्शे वाले ने क्या किया, अपना मोबाइल डाल दिया उसमें, अपना सिम डाल दिया। वो पकड़ा गया तो उसने बताया कि साहब एक आदमी मेरे रिक्शे में बैठ गया था जिसका मोबाइल वो मैं D5 पे छोड़ के आया हूँ। जब उसका आमने सामना कराया तब इसने सिर्फ पायल के बारे में बताना शुरू किया 2 दिन बाद। तब तक पंडेर भी हमारे अंडर में था और कोहली भी, दोनों थे। वैसे बैकग्राउंड क्या है दोनों जन का, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ? तो हाँ, ये तो बहुत गरीब घर का है। अच्छा। इसका बहनोई भी यहाँ रहता था, मोहन राम शायद नाम था उसका। वो किसी ब्रिगेडियर के यहाँ काम करता था। तो ये
75 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, बता रहा था। और वहाँ से शायद आया था ये 2003-4 के अलावा। अच्छा। तो ब्रिगेडियर के यहाँ काम किया इसने, डॉक्टर ब्रिगेडियर बधावन थे कोई, हाँ। उनके यहाँ काम किया, उनके यहाँ काम किया। फिर ये छुट्टी चला गया एक डेढ़ महीना के लिए, तो उन्होंने दूसरा नौकर रख लिया। फिर इसने किसी ढाबे पे बर्तन वर्तन धोए, वहाँ से हट के फिर एक कर्नल के यहाँ काम किया इसने, कर्नल गुलाटी थे कोई, हमारी बात उनसे हुई उनका। और फिर एक मेजर थे सोहन सिंह, उनके यहाँ भी इसने काम किया, उनसे ही बात हुई। वो उनका कहना ये था कि ये तो बहुत अच्छा लड़का, ये तो ये कर ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे तो सीधा लड़का नहीं हो सकता। तीनों मिलिट्री के अधिकारियों का ये कहना था। और जब वो तो ऐसे गरीब था, और इनसे जो इंट्रोगेशन हुआ था ये ठीक ठाक, इसकी उत्तर भारत में जेसीबी रिपेयरिंग का पूरा वर्कशॉप पंढेर के थे। पंढेर के, ओके। और पेट्रोल पंप भी इस पे बताई जाती। इसके एक बेटा था जो कनाडा में पढ़ रहा था तब, ओके। और पत्नी यहाँ पे भी रहती थी, लेकिन 2 साल से, और कोहली की पत्नी भी यहाँ रहती थी। आज जब तक पंढेर की पत्नी रही तब तक कोहली की भी रही, फिर पंढेर की पत्नी चंडीगढ़ चली गई, तो ये भी अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ आया वहाँ। मैं जानना चाहूँगा इसमें कि ऐसे क्या फैक्ट्स थे जो आप लोगों को लगा कि सुरेंद्र कोहली ही दोषी होगा इस मामले में? नहीं, जब वो जांच में ऐसे क्या चीजें थी? पायल की बात आई ना, पायल का मोबाइल इस पे मिला, तो जब पायल के बारे में पूछा तो इसने फिर कबूल किया। 2 दिन के में 2 दिन लग गए हमको इसको तोड़ने में। 2 दिन में किया कि हाँ वो मैंने मार दी। अच्छा, इसने कबूल किया था ये? और फिर उसके कपड़े और वो कहाँ हैं, तो इसने कहा पीछे पड़े हैं घर के। इसका उसका पर्स, चप्पल, इसने बताया कि मेरे घर जो D5 है, वो उसके बैक साइड में कोई 2-3 मीटर की गैलरी है, बाउंड्री है, उसके बाद बना हुआ कंस्ट्रक्शन है। वो कैसा है, मतलब D5 का जो एरिया है अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर और बाहर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, बाहर का बता रहा हूँ। बाहर जो बाउंड्री बनी हुई है, और कोई 3 मीटर का स्पेस है पीछे की तरफ, उसके बाद रूम बने हुए हैं। वो बाउंड्री है बाहर की तरफ। तो कह रहा वो बाउंड्री में पड़े हैं। जब हम बाउंड्री में देखे तो वहाँ हड्डियाँ मिली, स्कल्स मिले। फिर हुआ कि भाई ये तो बच्चे फिर यहीं, तब फिर बच्चों के बारे में इंटरोगेशन हुआ। तो वैसे मतलब क्या कुछ ऐसा चीज़ पता चला कि कैसे वो बच्चे को किडनैप करता था, या बच्चे खुद वहाँ तक जाते थे, या मतलब कुछ ऐसा लालच देके? लालच। वो दरअसल वो साइको हो गया था। ये बात हमने जाके, जब हम इनका नार्को टेस्ट कराने गए, तो जहाँ नार्को टेस्ट होता था तो 3-4 टेस्ट हुए थे इनके, ब्रेन मैपिंग और हुई थी, और नार्को टेस्ट। अच्छा, ये यूपी का पहला नार्को टेस्ट था? यूपी का पहला नार्को टेस्ट था। उससे पहले यूपी में कोई नार्को टेस्ट हुआ नहीं था। तो नार्को टेस्ट जहाँ इनकी टेस्ट होते थे, हम लोग फ्री होते थे। तो हम लोग वहाँ सीखने की रहती थी। एक डॉक्टर पटेल थे वहाँ, अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, हम उनके पास बैठ जाते थे। तो हमने उनसे पूछा कि बाकी साइकोलॉजिस्ट तो जो एक्सपर्ट थी वो लड़कियाँ थी, वो एक पटेल थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे एक्सपर्ट, तो हम उनके पास बैठे, तो वो हमसे उनसे पूछते रहते थे। हमने उनसे पूछा, मैं साहब ये ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल रैंक के अधिकारियों ने इसको बहुत अच्छा बताया है, और ये इतना शातिर कैसे हो गया? तो उन्होंने ये बताया कि ये जो 2 साल 1.5 साल अकेला रहा, उस अकेलेपन की वजह से ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया इसमें। और पंढेर में एक बुराई थी, पंढेर जो है लड़कियां बुलाता था और लड़कियों के साथ रात गुजारता था, और ये पायल भी वो इसीलिए बुलाता था। तो ये चीज़ पंडित ने कबूल? हाँ, पंडित ने कबूल की, और ये तो करता, तो इसका जो इच्छा थी वो होती थी, लेकिन दब ही रह जाती थी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो लड़कियां बुलाता था, सेक्सुअली इन्वॉल्व होता था, लेकिन रेप मर्डर नहीं करता था? वो तो पैसे दे के बुलाता था ना, पैसे दे के भेज देता था। हाँ। ये इसकी इच्छा होती होगी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाती। समझ रहा हूँ। हाँ। तो ये लड़कियों को उठाता था। फिर ये जैसे काम वाली आई, हमारे यहाँ काम कर दे, चलो ये लो तुम्हारी बात कराता हूँ। 1-2 को बताया, एक लेडी काम वाली इसने बुलाई कि चल मालिक हैं उनसे बात कर लो। वो अंदर आई तो उसने, और इसमें ये मर्डर करने के बाद रेप करता था। अच्छा, मतलब डेड बॉडी के साथ रेप करता था। और उसमें भी अब हमारे पास तो कई दिन रहा, एक दिन इसको बहुत तेज बुखार आ गया,
बुखार आ गया, दवा दिलवाई, बुखार उतरा ही नहीं। हमको चिंता हुई कि भाई कुछ ऐसी वैसी बात न हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा सनसनी फैल गई थी इस केस के खुलने से कि एक एक चीज़ की यूँ लगता था अगला कदम ऐसा ना हो हम फंस जाएं। इस स्थिति में हम लोग थे। बिल्कुल। और इतना तनाव था कि पूरी पुलिस तनाव में थी, हम ही लोग नहीं थे, पूरे देश भर का प्रेशर था। पूरी नोएडा की पुलिस तनाव में थी, छोटे से लेके बड़े तक। तो हमने एसएसपी साहब से कहा, साहब इसका बुखार नहीं उतर रहा। उन्होंने डॉक्टर भेजे, दवा दी, फिर भी नहीं उतरा। तो उसी ने बताया हमें कि साहब मैं जब तक डिस्चार्ज नहीं होऊंगा मेरा बुखार नहीं उतरेगा। फिर उसको बाथरूम में भेजा गया, वो बुखार, फिर उसका 1 घंटे बाद बुखार उतर गया। वैसे नार्को टेस्ट आपने जिक्र किया, मैं जानना चाहूँगा कि एक्चुअली होता कैसे नार्को टेस्ट, जब आप लोग ने देखा वो चीज़ें ऑब्जर्व? नहीं, हमको ये पता है, हमने बाहर पूछा, देखा नहीं। अच्छा। ब्रेन मैपिंग में तो वो इस तरह जैसे आपका ये स्टूडियो है, हाँ, हाँ। इस तरह का एक स्टूडियो रहता है, ठीक है। और वो सर पे कुछ ऐसी कैप टाइप की, उसमें तमाम छोटे छोटे वो लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रिक के डिवाइसेस टाइप की लगी रहती हैं, और वो कनेक्ट रहती है किसी मशीन से। वो उसके सामने जिसका ब्रेन मैपिंग करते हैं, उसके सामने उस पूरे सीन को क्रिएट करते हैं। ओके। और वो जो मशीन से लगी रही तो वो इंडिकेट करती रहती है कि इसको बताने में ये कितना झूठ बोल रहा है, कहाँ सही बोला, कहाँ झूठ बोला, वो ब्रेन मैपिंग होती है। अच्छा। लाई डिटेक्टर तो आधा साधारण सा है, लाई डिटेक्टर भी हुआ था, ये तो सिंपल सा है टेस्ट। और जो वो हुआ नार्को टेस्ट, उसमें एक फिजिशियन रहता है, एक नार्को क्या नाम है एनेस्थीसियन रहता है, डॉक्टर एक्सपर्ट, और 3-4 एक्सपर्ट रहते हैं साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, आप लोगों के मतलब जो कस्टडी में सुरेंद्र कोहली कितने समय तक था लगभग में? करीब 10-12। तो जब पकड़े थे थोड़ा सा उसका बिहेवियर बताइए आप, कैसा मतलब? हाँ, वो शुरुआत में तो वो उसका बिहेव इतना हमको अजीब लगता था। हमने जाने कितने, तब तक मेरी नौकरी 25-26 साल की थी। हाँ। तब तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ करी थी। जितना असामान्य, मतलब उसके चेहरे का भाव कोई परिवर्तित ही नहीं रहता होता था, बिल्कुल सपाट चेहरा। अच्छा। चाहे उसको आप पीट लो, चाहे उसको खुशी की बात दिखाओ, चाहे उसको मतलब कुछ भी, हमने हर तरह से, हर स्तर से उससे पूछताछ, हर एंगल से पूछताछ करी। कभी कभी झुंझलाहट में 3rd डिग्री पे भी हम ले आते थे, लेकिन उसके चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं आता था। हाँ, उसको मैंने देखा जब डॉक्टर वाया, जो वहाँ की हेड थी, नार्को गांधीनगर FSL की साइकोलॉजिस्ट हेड थी शायद वो, डॉक्टर वाया नाम था उनका। उन्होंने जब उससे इंटरोगेट किया, 3-4 घंटे पूछा होगा, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इंस्पेक्टर को खाना खिलवा दो। तो डिस्पोजल प्लेट में इन्होंने खाना दिया, तो खाना दे, पहली बार रोया वो। अच्छा। हमारे यहाँ ना हमने उसके साथ क्या क्या किया, उसकी आंख में एक आंसू नहीं आया। हंसाने का प्रयास किया, बिल्कुल हंसा नहीं, बिल्कुल निर्विकार भाव शून्य चेहरा उसका रहता था। पहली बार वो रोया, मैंने वो क्या हुआ, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, भाई आज कैसे रोया ये। मैंने खाना खाया, रो क्यों रहा है? मेरी तरफ खाना खाया नहीं जा रहा। मैंने कहा मार पड़ी है क्या? नहीं, मार नहीं पड़ी। तो मैं उनके पास गया, मैं वो तो खाना नहीं खा रहा। वो लेडी उठ के आई। मैं उससे पहले समझता था कि साइकोलॉजी तो सिर्फ लड़कियों का है पढ़ने के लिए कोई विशेष, लेकिन वहाँ पता लगा कितना स्ट्रॉन्ग ये सब्जेक्ट है। वो आई, उन्होंने इसकी पीठ पे हाथ फेरा, खाना खा भाई, तो वो चुपचाप खाने लगा, पिल्ले जैसे पालतू पिल्ला। अच्छा, उस दौरान पंडेर भी थे कस्टडी में? हाँ, उनका कैसा था बिहेवियर? वो तो स्ट्रांगली कहता था कि देखो जी, जो भी किया है इसने किया है, उसने अपनी गलती स्वीकार की, हाँ मैं ये काम करता था। हाँ। और वो तो यूँ कहता हर पैसे वाले काम करता है। हाँ, हाँ, हाँ। और तो बाकी कई केस तो ऐसे थे जिसमें वो यहाँ था ही नहीं, नोएडा में ही नहीं था, और मर्डर हुआ। इसका जिक्र ना हाई कोर्ट ने भी किया है, मैं पढ़ रहा था उसका ऑर्डर शीट, तो इसी बेसिस पे ही बरी भी किया गया पंडेर को, कि जब ये चीज़ें इंसिडेंट हुए उस समय वो विदेश में रहे हैं। हाँ, ये तो विदेश की हमें पता नहीं लगी, तो सीबीआई ने शायद पता लगाया। जी, सीबीआई की बात कर रहा हूं। हमारी तो बड़ी सीमित दायरों में, हमने तो बड़ी सीमित संसाधनों में विवेचना इंटरोगेशन किया था। हाँ, ये था कि वो नोएडा में नहीं था, कई मर्डरों में नहीं था वो।
अच्छा, ट्रायल कोर्ट ने फांसी दे दी, फिर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, मतलब क्या लैक ऑफ एविडेंस थे जैसे कुछ? अब देखिए, सीबीआई से बड़ी तो एजेंसी देश में है नहीं, और उस पर भी कोई लैक ऑफ एविडेंस था या प्लीडर की गलती थी, कह नहीं सकते ना। हाँ। भाई जो प्लीड करने वाला है उसने गलती कर दी या सीबीआई ने गलती? क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं हाई कोर्ट का, उसने जो सीबीआई जांच किया स्टेटमेंट, उस पर जब बरी कर रहा था हाई कोर्ट, तब बोला था कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के जो बेसिक रूल्स थे उसका बेशर्मी से उल्लंघन किया। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट था कोहली के लिए था, एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर फंसाने की साजिश रची। ये हाई कोर्ट का स्टेटमेंट, इसलिए मैंने जिक्र किया। अब हाई कोर्ट कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता। हाई कोर्ट पे क्या टिप्पणी करूं? मैंने अभी पूरा स्टेटमेंट मेरे पे ऑर्डर है, पर मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। मैं इस पे किताब लिख रहा हूँ अपने इंटरोगेशन पे, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उसका ऑर्डर वो तो है मेरे पास, पर मैंने अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर थी जहाँ, क्योंकि जो अधिकारी लीड कर रहे थे मैं उनको बहुत हाई रेट करता हूँ, बहुत ही डेडिकेटेड अफसर हैं वो। क्योंकि मैं उनके साथ काम किया है, वो जिस रूट तक जाते हैं क्राइम की, ये मुझे पता है। अब उसके बाद कोई रह गई होगी तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो हमारे प्लीडर रहे होंगे वो पूरी तरह अच्छी तरह न रख पाए, हो सकता है बात। हाँ, क्योंकि पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि सीबीआई ने जानबूझकर बचाया इन लोगों को। नहीं तो फिर यहाँ कैसे फांसी हो जाती? ट्रायल कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई। हाँ। सीबीआई ये करती तो यहाँ, और फिर सीबीआई पे। अच्छा, वैसे ट्रायल कोर्ट में क्या एविडेंस पेश किए गए थे, कुछ इसका है? नहीं, मैं एसपी सिंह बुलाए थे। हाँ। अब हम दोनों का एक ही रूल था, तो वो ही मेरे बयान को वेरीफाई करे आए। स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या क्या थे? मतलब एक ही एविडेंस नहीं, एक ही एविडेंस नहीं था। देखिए, डीएनए मैच हुआ था, ठीक है, ब्लड, उनकी हड्डियां मिली थी बच्चों की, ब्लड मिले थे, मिला था। वो दरअसल उसको करता क्या था, गला दबाया, जैसे भी मर्डर किया, डेड बॉडी को ऊपर ले जाता था। ऊपर D5 के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, एक लेटरिन बाथरूम बनी हुई है, और एक शायद रसोई भी है, छोटा सा, पक्का याद नहीं है, लेकिन इतना मैंने देखा है, कमरा और बाथरूम लेटरिन है। तो ये डेड बॉडी को ऊपर ले जाता था, उसकी गर्दन काट देता था और गर्दन को रख देता था लेटरिन के उस पर, जब तक खून निचुड़ नहीं जाता था, पूरा खून बह नहीं जाता था, तब तक आगे नहीं काटता था। और उसके बाद पेट फाड़ के रीढ़ की हड्डी से अलग नीचे का हिस्सा और जो रेप्स हैं इनको तोड़ देता था, और फिर पन्नियों में, इसको पता थी, ये इसने बताया कि मुझे पता थी कि कहाँ से आसानी से कट जाता है। मैं ये भी पूछा मैंने, तो ये कैसे पता थी? हाँ, कि हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो बकरे काटा जाता है। जब बकरा काटते थे हम लोग तो यही करते थे, जो उसके जोड़ होते थे वहाँ आसानी से कट जाता था, तो मैंने जोड़ से काट के उनको पन्नी में भर के फेंक देता था। कुछ इसने पीछे भी फेंके जिनके स्कल बच्चे नहीं, ये तो नाले में फेंक। सबसे पहले नाले में इसने एक लड़की फेंकी, नाले में लाश गई नहीं, तो ये उठा ले आया वापस। अच्छा, वापस ले आया, फिर उसके पीस किए जैसे बकरा काटता उस हिसाब से, और फिर पन्नियों में या बोरों में भर के नाले में फेंक देता। पहले इसने नाले में नहीं फेंके, पहले पीछे फेंके, जो बाउंड्री है 3-4 मीटर उसमें फेंके। लेकिन पीछे वालों ने इससे शिकायत करी, बड़ी बदबू कैसे आ रही इतनी। इसके पड़ोसी जो नौकर उन्होंने शिकायत करी, जो यहाँ काम करने आती थी उसने भी शिकायत करी कि बड़ी बदबू आ रही है, तो इसने पीछे फेंकना बंद कर दिया, नाले में फेंकना शुरू। अच्छा, इस मामले में मैं थोड़ा सा और समझूंगा कि कोई ऐसा आई विटनेस नहीं था जिसने ये चीज़ें देखी हो? नहीं, कुछ आई विटनेस क्या, पुलिस थोड़ी, अब क्या बताएं, थोड़ी वहाँ पिकेट लगाया गया था। पिकेट मतलब ये बच्चे जो गायब हो रहे थे करीब 100-150 मीटर के बीच में से गायब हो जाते थे, तो इसके लिए 2 सिपाही दिन में 2 सिपाही रात में लगे रहते थे। उनकी लापरवाही रही कि वो विजिलेंट, बच्चों पे विजिलेंट नहीं रहते थे। अजीब बुलाता था बच्चों को, किसी को टॉफ़ी दे के। अच्छा, ये एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मैं और समझूं, जब 2 पुलिस वाले खड़े रहते थे उसके बाद भी वो बुलाता था? पुलिस वाले वहीं D5 पर नहीं बैठते थे। हाँ, मैं समझ वो 150-200 मीटर की जगह में कहीं, हाँ, कहीं बैठे। मतलब डर नहीं था क्या? हाँ, ये बुला लेता था, और वो साधारण तौर पर गेट पे बुलाया। एक बच्चे को तो कह रहा था मैं दूध लेके आया था,
9.5 रुपये का दूध आया और एक टॉफ़ी दे दी उसने, 10 रुपये दिए होंगे तो 50 रुपये की टॉफ़ी दे दी। तो एक कोई बच्चे लड़की आई, उसने कहा ले टॉफ़ी ले ले, चलो अंदर और टॉफ़ी दूंगा, अंदर इसी लड़की अंदर चली गया, उसने मर्डर कर दिया उसका। और फिर उसके साथ तो जो वेपन्स थे जिससे मर्डर किया वो सब कोई बरामद? हाँ बरामद हुए, सब बरामद हुए। वो चाकू थे, वो तो मर्डर वेपन कोई स्पेशल नहीं था। हाँ। भाई पंडेर नॉन वेज भी खाता था, तो नॉन वेज काटने के लिए जो चाकू थे उन्होंने इन्होंने इसने बच्चे और लेडी काटी। आपने एफएसएल जो उसका रिपोर्ट की बात की, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे पता चले कि मतलब खून या ऐसी चीज़ें बरामद हुई? नहीं, एफएसएल गांधीनगर जहाँ नार्को टेस्ट हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। और ये एफएसएल सीबीआई ने भेजे होंगे ये। अच्छा। सीबीआई ने वहाँ से ब्लड स्टेन तो उठाए थे। अब चाकुओं पे मिलना इसलिए मुझे थोड़ा उसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि ये जो मर्डर हुए थे ये 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन नहीं हुए थे। सालों के इसका 1-1.5 साल का अंतराल था। मतलब एक दिन एक लड़की, उसके 8 दिन बाद दूसरी, उसके बाद 8-15 दिन बाद फिर 1 महीने बाद, तो इस तरह ये इसमें अंतराल था। तो कोई भी धो लेगा लोहे वैसे को। आप लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब कैसे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे? भाई वो एडवांस कलेक्ट तो जैसे एफआईआर कोई हुई, ठीक है। उस एफआईआर के एक एक शब्द की विवेचना होती है कि इसमें है तो इस शब्द के या इस वाक्य के लिए हमें क्या एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ती है। जो रिक्वायरमेंट होता है उसे, जैसे मर्डर हुआ तो मर्डर का वेपन जिससे मर्डर हुआ वो कहाँ है, वो यदि मिल गया तो उस पर ब्लड स्टेन है कि नहीं, फायर आर्म है तो उसका कार्टेज खोखा वो मिलान इसी से हुआ है कि नहीं हुआ, या किसी फैक्ट्री मेड से हुआ तो ये ब्लड उसमें कोई बुलेट मिलती है बॉडी में तो उससे मिलान क्यों, उस पर ग्रुप्स कट जाते हैं, एफएसएल में कराने भेजते हैं। ब्लड स्टेन कपड़ों में होते हैं तो उनका मिलान एफएसएल में जाता है। अच्छा, ये चीज़, एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसको समझूँ, जब आप लोग ने, कोहली ने कबूल किया था तो इसका कोई रिकॉर्डिंग भी हुई थी या सिर्फ ओरली बयान दिया था? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ मैंने अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड किया था। वो जब हम गए, हम वीडियो रिकॉर्डिंग तब नहीं होती थी क्या? नहीं होती थी, तब नहीं होती थी, सिर्फ ओरल स्टेटमेंट था, वो मैंने रिकॉर्ड किया था अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में। और ये हमको पता नहीं थी, जब हम वहाँ गए नार्को टेस्ट कराने तो वहाँ की लैब ने हमसे मांगा था कि आपने क्या पूछा बताइए। वो तो ये तो हम क्वेश्चनर तो हमें बना के ले गए, तो हमें इस पे जांच करानी है, लेकिन इस पे आपने क्या पूछा है। तो चूँकि मेरी आदत थी शुरू से ही, जिन्होंने मुझे सिखाया उन्होंने ये बताया था कि इंटरोगेशन लिखित में करना चाहिए। अच्छा। तो मैं किसी से भी, छोटा बड़ा कोई भी क्रिमिनल, मैं उसका स्टेटमेंट लिखता था, तो मैंने लिखा हुआ था। जब उन्होंने मुझसे मांगा तो मैंने वही दे दिया, वो मेरे पास अब भी रखा है, आज भी मेरे पास रखा है। तो वो स्टेटमेंट्स प्रूव करना भी तो डिफिकल्ट होता होगा। तो वो उन्होंने प्रूव किया ना। हाँ, सीबीआई, तभी कोर्ट ने फांसी की सजा। नहीं, उन्होंने एफएसएल नार्को ग्रुप टेस्ट ने, ओके, ठीक है। उन्होंने प्रूव किया। हम पे तो कुछ, भाई उनका नार्को टेस्ट कराने ही इसलिए ले गए कि हम पे सिर्फ कुछ नहीं है ओरल स्टेटमेंट के अलावा। हाँ, वही बात है। हाँ। अच्छा, जो उनके पड़ोसी थे डॉक्टर अमित, उसमें कुछ जांच हुई थी कि नहीं, D6 जो नंबर है, क्योंकि उसमें कुछ मानव के जो ह्यूमन ऑर्गन्स के कुछ उसका जिक्र हुआ कि तस्करी उसका। ये प्रेस में चला था। हाँ, इसीलिए मैं जस्ट पूछा। प्रेस में चला था। इस बारे में मेरे पास एक बहुत बड़े अधिकारी, डीजी लेवल के अधिकारी, मैं उनके साथ भी, उनका फ़ोन आया भाई ये चल रहा है। हमको फुर्सत, मतलब हम टीवी नहीं देखते थे, हमको पता नहीं था कि हम क्या चल रहा है बाहर, क्या नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं था। उसका कारण ये था कि ये जो पंढेर था, हाँ। इसकी शुगर फ्लक्चुएट करती थी। अच्छा। एकदम शूटअप कर जाती थी, एकदम डाउन हो जाती थी। हाँ। एक बार ऐसा हुआ, हम एक थाने में बैठे थे और बचाने के लिए हमने इनको दोनों को सवेरे हम फ्रेश होने के लिए थाने चले गए थे। तो एसओ के कमरे में बिठा रखा था और बाकी लोग सब टीम नंबर बाई नंबर फ्रेश हो रही थी। तो हम न्यूज़ खोल लिया हमने, और न्यूज़ में वही पंढेर, मानव, ये वो, और उस न्यूज़ को देख के इसकी शुगर लेवल इतना डाउन हो गया कि हमने कहा भाई तुरंत डॉक्टर बुलाना पड़ा इसको। और डॉक्टर ने बताया कि अब इसको ऐसी कुछ भी
देख नहीं पाए। तो हमने तो कोई टेलीविज़न अखबार से दूर ही रहते थे। लेकिन इसमें जांच तो होनी चाहिए थी ना, कौन सी जांच? ऑर्गेन्स वाली जो जिक्र हाँ जांच हुई नहीं, हमने नहीं की, लेकिन हाँ। मुझे ये लगता है कि देखिए ऑर्गन कोई भी ट्रांसप्लांट होगा तो कोई ऑर्गन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई आज निकाल के रख लिया, कल लगा देंगे या परसों लगा देंगे या फ्रिज में रखे रहो 8 दिन बाद लगा देंगे, ऐसा तो है नहीं। उसका तो मैंने जांच नहीं की, लेकिन मैंने अपने जो मेरे मित्र डॉक्टर हैं उनसे बात करी बाद में, अच्छा। ऑफ द रिकॉर्ड। मैं आपको ये कोई रिकॉर्ड में नहीं बता रहा, अपनी जानकारी के लिए मैंने जांच करी थी। जब मैंने ये केस जब सीबीआई के पास गया उसके बाद वैसे ही हाँ। तो बोले देखो हर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने का एक टाइम होता है, इतनी देर में निकलेगा और इतनी देर में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, और उसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का ओटी होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना। तो वहाँ तो कुछ ऑपरेशन थिएटर टाइप का कुछ मिला नहीं, बस ये चाकू वाकू तो ज़रूर थे, लेकिन कोई ऐसा एक्सपर्ट था नहीं कि भाई सुरेंद्र कोहली तो निकाल नहीं सकता था, नंद पंडेर निकाल सकता था, और किसी डॉक्टर का तो आना जाना हमें पता नहीं लगा। अब हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन आज भी जो बच्चे हैं उनके माता पिता इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह और देखेंगे, क्योंकि ओपन अभी केस ओपन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ही है, तो उसकी भी सुनवाई होनी है। लेकिन उनका कहना है कि मतलब जो परिवार आरोप लगा रहे थे वो बार बार यही कह रहे थे कि कुछ सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं कमी है, शायद इस वजह से इतने साल हो गए, 2006 की बात है। अब सिस्टम की बात क्या कहें भाई, आज फांसी कब हुई थी और उसके कितने दिन बाद फिर हाई कोर्ट से एक्यूटल हुआ, और अब फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगेगा। तो ये तो सिस्टम है, सिस्टम के लिए क्या कह सकते। आपने इतना इन्वेस्टिगेट किया, आपको क्या लग रहा है, मतलब ये किस ओर जा रहा है केस, मतलब कौन गुनहगार हो सकता है या नहीं, मैंने हाँ। जो अपने इंटरोगेशन किया, जो मेरे पास इंटरोगेशन है और जो मैंने अनुभव किया, और जो मैं वहाँ गांधीनगर लैब में हम लोग गए थे, जिस दिन ये सब लैब ये पूरे हो गए टेस्ट, हम लोग चलने वाले थे, तो मैंने जो इनकी हेड थी डॉक्टर बाया, उनसे पूछ लिया मैम क्या रहा, तो बोले नहीं ये हम आपको नहीं बताएंगे, कोर्ट में भेजेंगे। अच्छा। मैंने कहा सर तो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बोले बताओ। मैं सर हमने आपको अपना इंटरोगेशन दिया था? बोले हाँ। मैं वो सही था गलत था? तो वो मुस्करा गई, बोली तुम्हारा सही था। तो उससे हमें लगा कि जो इसने बताई थी बातें वो सही होंगी। कोहली ने जो कबूल किया था आपके सामने। वैसे अभी D5 कोठी कैसी है, मतलब क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मैं तो बहुत दिनों से देखी नहीं, लेकिन मैं सुना है कि अब वो खंडर है, पड़ी है। अच्छा, पूरा है। हाँ। ठीक है सर, आपने समय दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में है ये मामला, मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में बरी हुए, पंडेर और कोहली दोनों जन बरी हुए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। इस पर सुनवाई हो रही थी, इस हफ्ते भी होनी थी, हालांकि हुई नहीं, आगे अभी होगी, उसके डेट आएंगे, लिस्टिंग होगी मैटर, तो उसमें जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, बच्चियाँ गायब हुई, उनके साथ रेप हुआ, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। कहा यह भी जाता है कि जिन लोगों ने इनकी हत्या की वो उस बॉडी को मारकर खा भी जाते थे, लेकिन अब तक पता ही नहीं चला है कि दोषी कौन है, क्योंकि जो दो मुख्य आरोपी थे जिसे ट्रायल कोर्ट ने CBI ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना था, हालांकि उनको रिहा कर दिया गया है। तो अब भी पूरे देश भर को, और जो बच्चियाँ थी उनके माता पिता को, जो दोषी हैं वो कौन है उन्हें भी नहीं पता, हालांकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, न्याय मिले। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, जिसे भी दोषी करार देगा इस मामले में, वही अंतिम फैसला होगा, और उस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।